Hey everyone, this is Sueb Ahmed again and I welcome you all again. So without wasting any time, let's start today's topic. तो जैसे कि हमें पता है हमने अपने 3 फेजेस में से एक फेज का फॉर्मूला पढ़ लिया है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनकम मेथड, क्योंकि सर्कुलर फ्लो का दूसरा फेज है हमारा इनकम फेज. तो इनकम फेज से कौन सा फॉर्मूला बनता है, कौन सा मेथड बनता है, वो होता है हमारा इनकम मेथड. तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम मेथड में क्या क्या चीजें आती हैं. जैसे कि आपने देखा वैल्यू एडिट के अंदर आपने क्या किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस किया था. तो यहां पर इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, जितनी भी लोगों की इनकम है, जहां जहां से भी इनकम हुई है, उन सबको प्लस कर लेते हैं और उससे हम बता देते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है. सो नाउ इनकम मेथड के अंदर जैसे कि हमने बताया था आपको, वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एमपी निकलता है. देन वी विल कन्वर्ट द जीडीपी एमपी इनटू एनएनपी एफसी. सो हियर in income method we will find out first the NDP-FC, then we will move to NNP-FC. if in the question said कैलकुलेट दी नेशनल इनकम, तो हमें पता है नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी. लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर उसने कहा इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालिए तो वो यहां पर ही अपना आंसर छोड़ के आते हैं. ऐसा नहीं करना है, उसके बाद एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है. तो आइए देख लेते हैं. जैसे हमने वैल्यू एडेड में कुछ पॉइंट आउट करे थे, वैल्यू एड में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, ऐसे ही हम देखेंगे कि इनकम मेथड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिन सबको मिला करके हम इनकम निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब सीधा सीधा समझ लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है जो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिलता है किस चीज का, काम करने का. अब वो रिवॉर्ड जो सैलरी जिसे आप बोलते हैं उसको हम रिवॉर्ड बोल देते हैं, जो आपको मेहनताना मिलता है, जो आपने मेहनत करी 30 दिन तक, उसके बाद जो आपको पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आप निकालेंगे सैलरी एंड वेजेस इन कैश. ठीक, फिर उसके बाद सैलरी एंड वेजेस इन काइंड. यहां तो आप सबको समझ आ रहा होगा, कैश का मतलब अगर आपको पैसों में सैलरी मिले, और काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश. मींस कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, पेट्रोल दे दिया या कुछ एक फ्लैट दे दिया, तो उसने आपको, कंपनी ने आपकी सर्विस के बदले आपको इन काइंड में पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड सैलरी एंड वेजेस इन काइंड. और लास्ट होता है हमारा कंट्रीब्यूशन, या इसको ऐसे बोल देंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अब इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब आप ऐसे मान लो, जो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. तो रिटायरमेंट पेंशन जो होगी वो यहां पे आ जाती है, जो आपको एम्प्लॉयर देता है. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पहला कंपोनेंट है. अगर वो डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम इन तीनों को प्लस करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल सकते हैं. देन हम पहुंचते हैं रेंट एंड रॉयल्टी. मैं एक ऑफिस में काम करता हूं, वहां से मेरी सैलरी आ रही है, प्लस मेरा कहीं से रेंट आ रहा है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे. अब दिक्कत आती है रॉयल्टी क्या होती है. रॉयल्टी का मतलब होता है, कहीं मैंने कहा कि आप मेरा, यू कैन यूज माई नेम, आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, तो जो उस मेरे नाम को यूज करने के बदले जो मुझे पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी. पेमेंट रिसीव फॉर यूजिंग द नेम. आपका नाम मार्केट में अच्छा है तो आपने उससे बोला आप मेरा नाम यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी. इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है. किसी क्वेश्चन में रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ दे देगा, किसी क्वेश्चन में रेंट देगा और रॉयल्टी भी अलग से दे देगा. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब आपने किसी को उधार दिया पैसा, उधार पैसा जब आपने दिया तो उसके ऊपर कुछ ब्याज लोगे उससे, तो वो जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम. लास्ट है, फोर्थ है हमारा प्रॉफिट.
प्रॉफिट में अगर डायरेक्टली गिवन है तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको 2-3 कंपोनेंट्स प्रॉफिट के दिए होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, इसको बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है? जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और जो कंपनी उसके ऊपर आपको मुनाफा देती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और थर्ड होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है अभी समझ लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब कंपनी को 100 रुपए का मुनाफा हुआ, 100 में से 80 रुपए उसने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड दे दिए, जो 20 रुपए कंपनी ने अपने पास रोक लिए, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक, तो अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इन सबको प्लस कर दो, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और लास्ट है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब ऐसे समझ लो, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, ये जो शॉपकीपर जिसे मैं बोलता हूँ, छोटे छोटे जो होते हैं, तो उनकी भी तो इनकम हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उनकी इनकम यहाँ आ जाती है। यहाँ पे ऐसे याद कर लेना, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। ठीक, तो यहां पर हमारा हो गया। ध्यान रखने की सिर्फ यहां जरूरत है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में और प्रॉफिट में। अगर सीओई डायरेक्ट नहीं दे रखा तो सैलरी एंड वेजेस इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और थर्ड में अगर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को प्लस करके हम निकाल देंगे। अब बात करते हैं इसका एनडीपीएफसी कैसे आता है। तो एनडीपीएफसी भैया ऐसे आएगा, एनडीपीएफसी, ये है ना एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी कैसे आएगा? एनडीपीएफसी इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, पहला वाला, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी आपका आ जाएगा। अभी आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा एनडीपीएफसी कैसे निकलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत शफलिंग करनी पड़ेगी। हमने बताया था नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। ठीक, और इस वाले मेथड से क्या निकल के आता है हमारा? एनडीपीएफसी। और निकालना क्या है हमें? अगर उसने कहा है नेशनल इनकम तो निकालना है हमें एनएनपीएफसी। तो यहां पे देखना है हमें क्या शफल करना है, क्या कन्वर्ट करना है। तो नेशनल से नेशनल कोई दिक्कत नहीं, सॉरी नेट से नेट कोई दिक्कत नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल में हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं एनएफआईए, और एफसी से एफसी में भी कोई परेशानी नहीं। तो सिर्फ यहां पे एक चेंज की जरूरत आएगी डोमेस्टिक से नेशनल बनाने में, तो सिर्फ इतना प्लस करना है, प्लस एनएफआईए। और हमारे पास क्या हमने निकाल दिया है? एनडीपीएफसी। तो ये हमारे नेशनल इनकम निकालने का तरीका आ गया। एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। अब एक बात और, अगर क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या बोलता है वो? कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है, हमने जो ऊपर 5 कंपोनेंट्स पढ़े हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में, वो कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट को छोड़ देना और फिफ्थ को छोड़ देना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को मिलाकर के हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला हो जाता है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, अब आप यहां पे देख लीजिए। अब हमने पढ़ा है फॉर्मूला, हमने पढ़ लिया एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम में। जब इनकम मेथड से निकालते हैं तो पांचों कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। फिर हमने उसको पढ़ा कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। अब आएंगे कुछ ऐसी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना होता है कि नेशनल इनकम जब हमें इनकम मेथड से कैलकुलेट करनी होती है तो क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। इट मींस क्या लेना है नेशनल इनकम में, क्या इंक्लूड नहीं करना है।
तो सबसे पहले आती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम हमने बताया था आपको ये यूनिलेटरल होती है, या जैसे कि पॉकेट मनी, उसके बदले आप कोई भी अपनी सर्विसेज नहीं देते हैं। ओल्ड एज पेंशन, उसके बदले आप अपनी कोई सर्विस नहीं देते हैं, जो बिना मेहनत किए आपको पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, तो ये भी हमारा नेशनल इनकम में नहीं आता है। ठीक, कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, वो नहीं लेंगे। बट अगर कमीशन है, कमीशन किस पे, कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, उन्हीं शेयर्स पे आपने कुछ कमीशन लिया है तो वो आपकी इनकम होती है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये हमने पहली प्रिकॉशन में भी पढ़ा है वैल्यू एडेड मेथड की, जो परचेज एंड सेल होती है सेकंड हैंड गुड्स की, वो नहीं लेते हैं, उसको इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करना है। फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज, इसका भी वही हिसाब, परचेज और सेल पे जो भी कमीशन आपने रिसीव किया है वो आपकी इनकम हो जाती है, तो इसको इंक्लूड करते हैं। लास्ट है विंडफॉल गेन्स, यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है जैसे कि आपने लॉटरी में कुछ जीता, और लॉटरी में कुछ जीतते हैं वो कई तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हॉर्स रेसेस वगैरह। तो विंडफॉल गेन्स जो होती है लॉटरीज या इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहां पे आप एक प्रिकॉशंस मैंने ब्रीफली बताए हैं, आप आराम से इनको पढ़िएगा, और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के, बताइए इसमें क्या इंक्लूड करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आप यहां एक स्क्रीनशॉट ले लो।